Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, halwasiya Vidya Vihar. Today, study chapter 10, main gravitation. ये जो चैप्टर आपका है वो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। हम लोगों ने पहले फिजिक्स में दो चैप्टर पढ़े हैं। चैप्टर में आया है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी मोशन हमारा आपको मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हमने टर्म्स को, एक्सेलरेशन को, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको स्टडी किया। सेकेंड में हमारा आता है कॉज ऑफ मोशन, दैट इज द फोर्स, एंड द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन से हमारा क्या आता है? ये फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन। Here, in this chapter also studies the motion of objects due to the force acting on it. आप देखते हैं यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में होता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करते हैं अपवर्ड, और वो फिर आपको अर्थ की तरफ मूव कर जाता है, मैक्सिमम हाइट पर जाकर और नीचे की ओर आ जाता है। तो ये जो मोशन है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कॉज ऑफ ए फोर्स, और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स के अंदर मून है, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ है दैट मूव्स अराउंड द सन, यानी प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, एंड द मून दैट मूव्स अराउंड द अर्थ मूव्स ड्यू टू द फोर्स, एंड सच फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? इन ए यूनिवर्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Such force of attraction is known as a gravitational force. It is example of a non-contact force. हमने contact force और non-contact force, friction force था, that is the excellent example of a contact force, and gravitational force, it is example of a non-contact force. Force of gravity, gravitational force, हमने कहा any two objects में अगर हम टू स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर अगल बगल में बैठे हुए हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इससे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Any two objects in a universe attract each other with a force, and such force is known as a gravitational force. If two objects attract each other, one object is heavenly body। अब heavenly body हमारा क्या है? अर्थ है, मून है,
प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये हेवनली बॉडीज हैं। इफ एनी वन बॉडी द हेवनली बॉडीज, देन द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Earth attracts the body towards itself with a force of attraction, that is force of gravity. तो any objects, यानी कोई भी heavenly body है, वो अगर एक heavenly body किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है with a force, और उस फोर्स को हम कहेंगे that is known as force of gravity। इसको क्या कहेंगे? force of gravity। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक टर्म आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, आप सिंपल इसमें करेंगे कि बच्चे स्टोन को टाई करके ये थ्रेड के अंदर टाई कर लेते हैं और उसको मूव कराते हैं। तो आप मूव करते समय क्या देखते हैं? इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बट बॉडी एक्सिलरेट। बॉडी क्या होगा? एक्सिलरेट। जब तक वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो वो बॉडी क्या होगा? एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेट क्यों होंगे? बिकॉज इट्स डायरेक्शन विच इज चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अब इसको देखिए, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, मूव कर रही है, यहाँ सेंटर में आपने याद पकड़ रखा है, ये थ्रेड है, थ्रेड से स्टोन को आप मूव करा है। हम क्या देखते हैं कि ये हर एक पॉइंट पर इसके डायरेक्शन अलग अलग है। कांस्टेंट स्पीड से मूव तो कर रहा है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। यानी बॉडी हमारा एक्सिलरेट हो रहा है, हर एक पॉइंट पर बॉडी एक्सिलरेट होता है। और द फोर्स that causes the acceleration and keep the body moves in a circular path. Such force is known as a, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं, जो सेंटर से लग रहे हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। और इट इज आल्सो नोन एज ए सेंटर सीकिंग फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्सेस। ये जो आपका है ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स अगर आपको मूव करते हुए क्या हो कि ये उसको अगर हम सेंटर सीकिंग फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को, उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी जहां पर ये मूव कर रहा है हम उसको मूव करा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हम क्या पाते हैं? ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ जो आपको ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, दैट इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये हमारा क्या हो जाता है? टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर उसके डायरेक्शन, ये जो ओनली वन पॉइंट टचेज एट द ओनली वन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या होगा? ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अगर टच करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर? देखिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है और इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किए थे और वो भी आपको ये उन्होंने उनको स्ट्राइक किया। कब?
जब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो एप्पल आपको नीचे की ओर आया, जब एप्पल नीचे आया तो इनके दिमाग में आया कि ये जो एप्पल नीचे आ रहा है ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फिर उन्होंने इसके बारे में बताया और इस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस पर भी हमने ग्रेविटेशन की डेफिनेशन दिया है कि यानी टू फोर्सेज एक्टिंग, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम क्या बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एप्पल है वो एप्पल नीचे की ओर क्यों आता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने आपको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ये बताया कि जो एप्पल है और अर्थ है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग on a body, first body exert force on second body, second body exert force on first body, which are equal and opposite in direction. ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। बट एप्पल अपीयर टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि जो एप्पल है वो तो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं करता है। अब इसके लिए रीजन दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बोथ बॉडी एक्सर्ट फोर्स इक्वल फोर्सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है ma, F इक्वल टू ma। अब ये जो आपका है एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया F अपॉन में m, और F हमारा होता है कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन ये मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास अगर कम है तो वो एक्सेलरेशन, सेम फोर्स अगर लग रहा है, मास इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होंगे, मास डिक्रीजेज, देन द एक्सेलरेशन increases. Mass of the apple in comparison to the earth very less masses. So acceleration produced on a apple that is much more than the acceleration produced on earth, and due to this apple appeared to move towards the earth, but earth do not appear move towards the apple. तो इससे हमारा रीजन आ जाता है। हमने यहाँ पर क्या लिया, इसके लिए पहला तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, थर्ड लॉ में हमें क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन, यानी टू बॉडी एक्सर्ट फोर्सेज चीज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ से क्या अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास increases, acceleration decreases. The earth exerts force on apple and produces more acceleration as compared to the force exerted by apple on earth. As a result, apple appear to move towards the earth, but earth do not appear to move towards the
On the basis of this, gives a law, and this law is known as a universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बताया, यूनिवर्सल every two objects attract each other with a force. Every two objects in a universe. आपको two objects है, ये ऑब्जेक्ट है A और ये ऑब्जेक्ट हो गया A और ये हमारा है ऑब्जेक्ट B. A attracts B with a force and B also exerts force. Exert force and it is attract each other with the force of attraction. और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D. तो आपको ये क्या होगा, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ऑब्जेक्ट A का मास है m1 और इसका मास है m2. तो ये क्या है, लॉ में हमने क्या कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स. इसमें होगा एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए फोर्स. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. And line joining the center of the object. जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या होगा, the joining the center of the two objects. Line joining the center of the two objects. Clear? अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम बताते हैं, लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B. दो ऑब्जेक्ट्स है A और B. इसका मास है m1, इसका मास है m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज D. इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है. और जो फोर्स लग रहा है वो है आपको F. अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा क्या आता है, F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. और क्या कह रहा है कि फोर्स आपको दैट इज, और फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द 1/d² डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, ये आपको क्या आ जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन में d². ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा है कैपिटल G. क्या है, कैपिटल G. F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d². यहां आपको ये जो G है, कैपिटल G, ये क्या है, कांस्टेंट है. और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड दैट G is equal to the F
into d square upon में m1 m2 m1 m2। अब इसका अगर हम SI यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो SI यूनिट होगा SI यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको अगर इसको डिफाइन करेंगे, जी को डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो क्या कहेंगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन, if the mass of a object is 1 kg, unit mass of the object, and the unit distance between them, then the gravitational force is equal to the force of gravity, force of gravitation। कैपिटल जी इसके इक्वल हो जाएगा F। कब होगा, ये जो m1 है और m2 है ये क्या हो जाएगा 1 kg यूनिट मास, एंड d डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर यूनिट लेंथ, देन द g इज इक्वल टू f, g इक्वल टू क्या हो जाएगा f, एंड द वैल्यू ऑफ g is calculated by using the special types of a balance, in laboratory, and practically obtains value। इसका जो वैल्यू है उसको प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया, दैट इज g इक्वल टू, g की वैल्यू है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू का यूज, ये आपको कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू फिक्स्ड एवरीवेयर, यानी ये आपको अर्थ पर, मून पर, चाहे किसी भी हेवनली बॉडीज के लिए हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो हमने आज जो किया है, पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा इस चैप्टर के अंदर आता है ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि यूनिवर्स के अंदर एनी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? इसी में हमने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर इस टू ऑब्जेक्ट्स में वन ऑब्जेक्ट्स अगर आपका होता है हेवनली बॉडीज, ठीक है, तो हमारा जो ग्रेविटी होगा उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, सेंटर सीकिंग फोर्स, और उस सेंटर सीकिंग फोर्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको बताया कि जो एप्पल है दैट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ डू नॉट अपीयर मूव टुवर्ड्स द एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम कहते हैं कि यूनिवर्स every two objects attract each other with a force, and force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. And the line, the direction है the line joining the center of the two objects, and derive its formula to obtain value force
that is equal to capital G m1 m2 upon में d square, and capital G is the proportionality constant and it is known as a universal gravitational constant. ये क्या हो गया? Universal gravitational constant, and this universal gravitational constant is F d square upon m1 m2. इससे ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड मास अगर आपको यूनिट मासेज है m1 m2 that is equal to the 1 kg and the distance between them is 1 meter, तो ये हमारा g क्या हो जाएगा? f के इक्वल होगा, और इस g की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, and this way explain the universal law of gravitation, and it is also explains that force of gravitation is directly proportional to the product of their masses. Means mass increases, gravitational force increases, and the mass double, gravitational force also double. Clear? अगर आपको inversely proportional to the square of distance, it means when the distance between them is double, then the force is 1/4 and the half to 4 times. अगर ये डिस्टेंस क्या होंगे, बॉडी के डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर देंगे, then the force of gravitation is 4 times. The distance increases, force of gravitation, distance increases, force of gravitation decreases, and the distance decreases, force of gravitation increases. Clear? नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको न्यूमेरिकल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, और इससे रिलेटेड हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है ये आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी से हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको हम रिलेशन आपको बताऊंगा. क्लियर? नेक्स्ट डे हम इसको करेंगे. ये चैप्टर हमारा सितंबर एग्जाम्स में भी